अच्छा देखो, अभी अनएम्प्लॉयमेंट के दो क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन वन कह रहा है असेस द एक्सटेंट टू विच मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है क्या मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो दिस इज नवंबर 23 पेपर 4 वेरिएंट 1। ठीक है जी बिलाल। तो जाहिर सी बात है, जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट को मसला सॉल्व करना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। फिर एक और इस सवाल में मसला है, द क्वेश्चन इज अनक्लियर अबाउट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इवैल्यूएशन में यूज करोगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर डिमांड साइड पॉलिसीज। तो वो खाली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती हैं, तो उससे सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सप्लाई साइड होती है, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। तो assess the extent to which monetary policy can be used effectively to solve the problem of unemployment. So define unemployment, causes of unemployment उसको बताओ, frictional, seasonal, structural, cyclical सबको define करो। फिर उसको इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ, बिकॉज द क्वेश्चन इज मेंशनिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो यू नीड टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि इनकम्स कम होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट को ज्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शायद बोरो करना पड़ेगा, नेशनल डेट बढ़ जाएगा। नाउ दिस मनी कुड हैव बीन यूज्ड ऑन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आउटपुट कम हो रहा है तो दिस माइट लीड टू रिसेशन। फिर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसको पूरी समझाओगे कि वेयर यू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेवर्स, बोरोवर्स और एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट आता है। सेव कम होता है, स्पेंड ज्यादा होता है, बोरोइंग बढ़ती है तो इससे भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और इंटरेस्ट रेट के कम होने से आपकी कंट्री में हॉट मनी फ्लोज कम हो जाते हैं, विच लीड्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ योर करेंसी, विच रिड्यूसेस द एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंक्रीजेस द इंपोर्ट प्राइसेस। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, अस्यूमिंग द डिमांड इज इलास्टिक। दिस लीड्स टू अ बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। सी बढ़ गया, आई बढ़ गया, एक्स माइनस एम बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, विच लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ यू नीड टू मेक डायग्राम्स जिसमें आप एक डायग्राम में मनी सप्लाई बढ़ा के दिखाओगे। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, विच विल लीड टू फर्दर इन्वेस्टमेंट, फर्दर कंजम्पशन। देन यू नीड टू इंक्रीज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो एक डायग्राम ये भी बनेगा। फिर यू कैन ऑल्सो मेक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज यू कैन यूज दिस डायग्राम इन योर इवेल्युएशन, जहां पर आप उसको ये बात बताओगे कि दीज पॉलिसीज लीड्स टू डिमांडफुल इन्फ्लेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इवेल्युएटिव कमेंट्स आर वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी। एडी के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा है, एडी के बढ़ने से इनकम्स बढ़ेंगी तो इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ने का खतरा है। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड। रिसेशन के टाइम पे अगर इंटरेस्ट कम भी हो रहा है तो बैंक्स उधार नहीं देती, लोगों को लोन्स नहीं देती है। क्या पता इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत लो है। एंड यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द लिक्विडिटी ट्रैप। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी मनी डिमांड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है और मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, बिकॉज लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं कि द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट फॉल फर्दर। एंड यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द केस कि जब करेंसी गिरती है तो इससे इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। इस सवाल में आपको दो इवैल्यूएटिव कमेंट्स लिखने चाहिए जहां पर आप मॉनेटरी पॉलिसी की बुराई बताओगे। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए, कोई भी दो डिसएडवांटेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लिखना, और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करके कोई दूसरी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके दिखा देना। जैसे आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो, जिसमें आप वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को बढ़ा दोगे। यू कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ा दोगे लोगों की, ताकि उनको जल्दी जॉब मिल जाए। यू कैन इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री, जिसके थ्रू आपकी इकोनॉमी में जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ जाएगी, विच विल लीड टू अ फॉल इन द रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। So there are lot of points which you can write for supply side policy. So the answer का structure is very simple. सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सब उसको बतानी है। ये तीन डायग्राम्स यहाँ पर आपकी लाजमी बनेंगी। बच्चे ये वाला स्किप कर जाते हैं तो कर दें, मसला नहीं है, पर आप बनाओगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, इससे आपका बहुत हार्ड सेट होना चाहिए। ठीक है। फिर आपने वही जनरली उसको मॉनेटरी पॉलिसी पूरी समझाई, और एंड में आपने वैल्यूएशन में कोई दो पॉइंट्स लिखे जिसमें आपने मॉनेटरी पॉलिसी की बुराई बताई, और उसके बाद जो है आपने ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड का बता के अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया कि अगर आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना है, सो यू हैव टू यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके तुम 96 to 95% अचीव कर सकते हो फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी, पर 2-3%, 4% हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता अनलेस यू यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज। एक
नवंबर 24 का जो पेपर 4 वेरिएंट 1 का सवाल था फिलिप्स कर्व वाला, उसमें हमने ये बात करी थी, ठीक है, कि फिलिप्स कर्व जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है उसको लेफ्ट पर शिफ्ट करने के लिए यू विल नीड सप्लाई साइड पॉलिसीज। बहुत इवैल्यूएटिव कमेंट्स है, मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है आंसर्स को। तो लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में भी हमने बताया हुआ है ऊपर, ठीक है। सारे इवैल्यूएटिव कमेंट्स है, पर इन दी एंड वही बात है, आपको दो नुकसान बताने हैं और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है, ठीक है। And the second question is about fiscal policy. Monetary की जगह पे fiscal लिख दिया है. Assess the extent to which fiscal policy can be used effectively to solve the problem of unemployment. वही पूरा इंट्रोडक्शन होगा, वही सारी आपकी पॉइंट्स होंगे, इवैल्यूएशन में वही सप्लाई साइड की बात करोगे, पूरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी समझाओ। इनकम टैक्स कम होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट विल रन अ बजट डेफिसिट, एडी को बढ़ाएंगे। सिर्फ दो डायग्राम्स यहाँ पर आपकी आएंगी, और फिर एंड में आप अपने आंसर को इवैल्यूएट करोगे और बोलोगे कि भाई सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का तो बात ही नहीं करी थी आपने। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट के बारे में बताओ कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो मल्टीप्लायर बढ़ता है, तो रियल नेशनल इनकम बढ़ती है, विच लीड्स टू अ राइज इन द मनी डिमांड, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कंजम्पशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। सो जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं आता, ठीक है। बजट डेफिसिट का मतलब बेटा बहुत सिंपल है ना, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो, तो बजट डेफिसिट होगा ना आपका। बजट डेफिसिट का मतलब है द गवर्नमेंट इज इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं। इनकम्स के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ती है, जाहिर है जब आपके पास पैसा आता है तो आपको खर्चा करना होता है, एंड खर्चा करने के लिए यू नीड मनी, यू नीड कैश, तो कैश की डिमांड बढ़ती है, पर उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज मनी डिमांड एंड दिस इज मनी सप्लाई, तो जब मनी डिमांड बढ़ेगी और मनी सप्लाई अपनी जगह पे रहेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा ना। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वापसी कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। सो जो डिजायर्ड इम्पैक्ट आना चाहिए था गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और एंड में फिर जो है तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड पॉलिसी आपको इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मसला? ये भी लिख सकते हैं कि हाउ द बजट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड, ये भी एक पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, मसला नहीं है, ये लिखा हुआ भी है मैंने। अच्छा, अब अगर अगर हाँ अभी का कर सकते हैं, इतना कोई आपको पीनलाइज नहीं करेगा वो। नायरू का वर्ड से बेहतर है नेचुरल रेट ही लिखा करो, क्योंकि वो बस फिलिप्स कर्व में नाइली का नायरू का वर्ड आता है। यार बेटे ये पास पेपर का ही सवाल है, ये बताने की असल जरूरत नहीं है। आईपैड के फॉर्मेट्स भी होते हैं, कहा बेटे ध्यान से पूछ लो, सब होता है। जी अनु, यही करना है, क्योंकि इन दी एंड वही बात है, घुमा फिरा के भी आपको देगा तो इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी ना, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। नहीं असल बेटा नहीं बताना, कोई लिंक नहीं बनता। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आया नहीं है, जैसे सप्लाई साइड पॉलिसी पे भी आ सकता है, कि वो बोलेगा सप्लाई साइड पॉलिसी से बताओ अनएम्प्लॉयमेंट क्या इफेक्टिवली कम हो सकती है। या वो आपको ये बोल सकता है कि जब गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट कम करती है तो क्या दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इन दी एंड कंटेंट सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत वो ऑब्जेक्टिव्स को इन्वॉल्व करेगा या सप्लाई साइड पॉलिसी का पूछ लेगा। तो घुमा फिरा के बातें आपको एक ही करनी है, बस ऑन द डे आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं वो इतने डिटेल में नहीं करने, जैसे अगर आप यहाँ पर आंसर देखो तो मैंने इतना डिटेल में नहीं करा हुआ है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ में सब बता दिए, ठीक है। तो इतनी लंबी नहीं करनी है, जहाँ लंबी करनी है वहां करा करो, जहाँ नहीं करनी वहां नहीं करो। पॉलिसी में लंबी करनी है आपको, तो क्वेश्चन इज ऑफ पॉलिसी, ठीक है। जी अनूप सारे आ जाएंगे, ले रहे इस चीज का मसला। नहीं तो दिस वाज अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस।